In this video, I will be discussing the Medicine and Allied September 17, 2019 evening paper MCQ number 46 to 60. सबसे पहले MCQ की तरफ चलते हैं. HLA-B27 is associated with. HLA-B27 का एक निमोनिक है पेयर. P से आ जाता है आपके पास सोराइसिस, A से आ जाता है आपके पास एनकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस, आई से आ जाता है आपके पास इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीज़ और आर से आ जाता है आपके पास रिएक्टिव आर्थराइटिस. इनमें से जो भी चीज़ अवेलेबल होगी ऑप्शंस में आपने वो चूज़ कर लेनी है. इस केस में एनकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस है. सिस्टेमिक फंगल इन्फेक्शन ड्रग ऑफ चॉइस. अच्छा, अब किसी भी इंसान को सिस्टेमिक फंगल इन्फेक्शन हो जाए तो आप हमेशा देते हो एम्फोटेरेसिन बी. एम्फोटेरेसिन बी का दूसरा नाम होता है जी लाइपोसोमल एम्फोटेरेसिन बी. एक एमसीक्यू इस तरह भी आता है कि एक इंसान आपके पास आया है जो कि इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज है और उसको सिस्टेमिक फंगल इन्फेक्शन होगी, उसमें आप क्या दोगे? उसमें भी आप दोगे एम्फोटेरेसिन बी. एम्फोटेरेसिन बी बहुत इंपॉर्टेंट है और आप सिस्टेमिक फंगल इन्फेक्शंस में ये देते हैं. फिर है एक्सेसिव वॉमिटिंग. एक्सेसिव वॉमिटिंग की वजह से क्या होता है? एक्सेसिव वॉमिटिंग का मतलब ये है कि आपका जो एसिड था स्टमक का वो बाहर चला गया. जब एसिड बाहर चला गया तो पीछे आपकी बॉडी की एनवायरनमेंट क्या हो गई? अल्कलाइन, तो अल्कलोसिस हो गई. और इसमें कोई लंग्स का तो रोल नहीं है, तो मेटाबॉलिक होगी इसमें अल्कलोसिस. वॉमिटिंग में होगी मेटाबॉलिक अल्कलोसिस. इंटेंशन ट्रेमर्स. इंटेंशन ट्रेमर्स किस चीज़ की वजह से होते हैं? अब आपको मैं बड़ी इजी चीज़ बताता हूँ, आपको याद रहेगी. इंटेंशन ट्रेमर्स जो है ना, इनका दूसरा नाम क्या होता है पता है आपको? वो है जी सेरिबेलर ट्रेमर्स. मतलब कि इंटेंशन ट्रेमर्स होते हैं ड्यू टू प्रॉब्लम्स इन द सेरिबेलम, क्योंकि सेरिबेलम ने आपकी कोऑर्डिनेट करनी होती है एक्टिविटी. जब आप कोई काम करने लगते हो उस टाइम पे अगर आपके जो है वो हाथ जो हैं वो कांपने लग जाएं, ठीक है, तो वो ट्रेमर्स हैं, इंटेंशन ट्रेमर्स हैं. आप एक काम कर रहे थे, आपकी इंटेंशन थी आप वो काम करो, जब वो आप काम कर रहे थे डायरेक्टेड मूवमेंट थी, लेकिन उसके दौरान ही ट्रेमर्स शुरू हो गए, तो ये हैं इंटेंशन ट्रेमर्स और ये होते हैं ड्यू टू प्रॉब्लम्स विद द सेरिबेलम. अच्छा, नेक्स्ट एमसीक्यू की तरफ चलते हैं. एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन इन द थर्ड ट्राइमेस्टर इज प्रोड्यूस्ड बाय. अच्छा, बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है. इसमें सिर्फ ये याद रख लें आप कि फर्स्ट ट्राइमेस्टर का पूछते हैं ना, तो फर्स्ट ट्राइमेस्टर में एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन जो है वो प्रोड्यूस हो रहा होता है फ्रॉम कॉर्पस ल्यूटियम, जबकि सेकंड और थर्ड में प्रोड्यूस हो रहा होता है फ्रॉम द प्लेसेंटा. अब आप इस एमसीक्यू में देखिए उसने पूछा क्या हुआ है थर्ड ट्राइमेस्टर में, तो आपका आंसर हो जाएगा प्लेसेंटा. सर्वाइकल एक्सटेंशन इंजरी रिजल्ट्स इन. बार बार रिपीट हुआ है, मल्टीपल टाइम्स रिपीट हुआ है, तो ये वैसे ही आपको याद हो गया होगा कि इसमें होती है लोअर मोटर न्यूरॉन लीजन इन द अपर लिम्स. होती क्यों मैं आपको बताता हूँ. देखिए, सर्वाइकल जो स्पाइनल कॉर्ड है अगर उसकी एक्सटेंशन होती है तो आपकी कॉर्ड कंप्रेशन होती है. कॉर्ड कंप्रेशन होती है तो जो आपके ट्रैक्ट्स हैं वो दबेंगे, वो कंप्रेस होंगे, वो अफेक्ट होंगे. और वो वाले जो ट्रैक्ट्स हैं वो कौन से होंगे? ऑब्वियसली क्या चीज़ कैरी कर रहे होंगे? लोअर मोटर न्यूरॉन कैरी कर रहे होंगे. और वो जा कहाँ रहे होंगे? आपको पता है कि सर्वाइकल कॉर्ड से ज़्यादा जा रहे होते हैं अपर लिम्ब की तरफ, ठीक है. आपको पता है कि ब्रेकियल प्लेक्सस जो है, ठीक है, ब्रेकियल प्लेक्सस कहाँ से आ रहा होता है? सर्वाइकल रीजन से. तो वही वाली बात है कि इसमें फिर लोअर मोटर न्यूरॉन इफेक्ट होंगे, अपर लिम्ब की तरफ से जा रहे हैं, तो इसलिए लोअर मोटर न्यूरॉन लीजन ऑफ द अपर लिम्ब. अच्छा, परकिंजी सेल्स है फास्टेस्ट कंडक्शन बिकॉज ऑफ. ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट और कंट्रोवर्शियल एमसीक्यू है,
ठीक है। तो इसका अगर आपको ऑर्डर पता है ना कि किस ऑर्डर में आपने सिलेक्ट करने हैं आंसर, तो आपकी ज़िंदगी बहुत बहुत आसान हो जाएगी। इम्पॉर्टेंट भी है, तो ये आपको ऑर्डर अच्छे तरीके से याद होना चाहिए। इसमें जो ऑर्डर होगा ना, ठीक है, वो इस लिहाज से होगा कि सबसे पहले जो आपने ऑप्शन चूज़ करनी है वो है लार्ज डायामीटर। अगर लार्ज डायमीटर नहीं है तो फिर आप ऑप्शन चूज़ करेंगे लेस नंबर ऑफ मायोफिब्रिल्स। अगर ये भी ऑप्शन में नहीं है तो आप चूज़ करेंगे इंक्रीज गैप जंक्शन। अगर ये भी ऑप्शन में नहीं है तो फिर आप चूज़ करेंगे हायर नंबर ऑफ सोडियम चैनल्स। ठीक है। अब इसमें देखें, इसमें लार्ज डायमीटर तो है ही नहीं, तो ये तो नहीं है इसमें। इस केस में लेस नंबर ऑफ मायोफिब्रिल्स आंसर है। ठीक है, बाकी को आप प्रेफर नहीं करेंगे, इसको आप प्रेफर करके वो चूज़ कर लेंगे। अच्छा, QRS कॉम्प्लेक्स क्या शो कर रहा है? देखिए, ये आपको पता है कि ECG में ये होती है P Q R S T और कभी कभी U आ जाती है। P शो कर रहा है आपकी एट्रियल डीपोलराइजेशन, QRS कॉम्प्लेक्स शो कर रहा है वेंट्रिकुलर डीपोलराइजेशन, T जो है वो शो कर रहा है वेंट्रिकुलर रीपोलराइजेशन। ठीक है, और U अक्सर जो है वो T से ही मास्क हो जाता है और वो शो कर रहा होता है एट्रियल रीपोलराइजेशन, लेकिन हाइपोक्लीमिया वगैरह के केस में U अलहदा आ जाता है। अब इसमें उसने QRS का पूछा हुआ है, तो QRS क्या शो कर रहा है आपका? सीधा सीधा वेंट्रिकुलर डीपोलराइजेशन। सस्पेक्टेड सर्वाइकल कैंसर इन अ फीमेल, विच टेस्ट शुड बी डन एट दिस स्टेप। अब आपको पता है कि स्क्रीनिंग के लिए एक सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ सर्वाइकल कैंसर की स्क्रीनिंग में क्या चीज़ होती है यूज़, सबको पता ही है। हम करते हैं जी पैप स्मेयर। ठीक है, पैप स्मेयर इज़ यूज टू स्क्रीन सर्वाइकल कैंसर, तो इस केस में भी आंसर पैप स्मेयर होगा। मीजल्स इन अ प्रेग्नेंट लेडी, डॉक्टर इज़ वरिड अबाउट द बेबी टू हैव। अच्छा, इसमें आप कंफ्यूज कर जाते हैं अक्सर रुबेला को और मीजल्स को। जो रुबेला है ना, रुबेला को हम लोग कहते हैं जर्मन मीजल्स। ठीक है, अगर रुबेला है ना, ठीक है, तो उस केस में जो है वो बेबी को डेफनेस के चांस हो गया ज़्यादा कॉमन ये है। जबकि अगर सिर्फ मीजल्स है, जर्मन मीजल्स नहीं है, तो उसमें बच्चे को ज़्यादा चांस होगा कि कैटरेक्ट हो जाए। तो ये चीज़ आपने याद रखनी है। तो इस केस में उसने मीजल्स का पूछा हुआ है, तो आप कैटरेक्ट चूज़ कर लेंगे। ठीक है, नेक्स्ट MCQ पे चलते हैं। आफ्टर 1 वीक ऑफ टाइफाइड सेल रिजाइड्स इन, बेसिकली टाइफाइड किस सेल में रिजाइड कर रहा है ये पूछा हुआ है उसने। ठीक है, तो अब आपको ये पता होना चाहिए कि अगर वो पूछते हैं ना विद इन द फर्स्ट वीक, ठीक है, तो 1 वीक तक टाइफाइड रिजाइड कर रहा होता है पायर्स पैचेस में। लेकिन अगर एक क्रॉनिक चीज़ है ना कि जी फर्ज करें वो कहते हैं 20 दिनों तक, 25 दिनों तक, तो फिर आप चूज़ करेंगे गॉल ब्लैडर। क्रॉनिक कैरियर गॉल ब्लैडर में होगा टाइफाइड का। ठीक है, लेकिन ये एक्यूट है, फर्स्ट वीक का पूछा हुआ है इसने भी, फर्स्ट वीक, तो आप चूज़ करेंगे पायर्स पैचेस। अच्छा, नेक्स्ट है पेशेंट केम विद GIT ब्लीडिंग, ड्रग गिवन विल बी। अच्छा, ये बड़ी ही इम्पॉर्टेंट है, ये इसोफेजियल वेरिसेस की बात हो रही है बेसिकली। ठीक है, इसोफेजियल वेरिसेस में आप क्या दोगे? इसोफेजियल वेरिसेस में आप हमेशा देते हो IV ऑक्ट्रियोडाइड। ठीक है, लेकिन अब जो इम्पोर्टेंट चीज़ है ना वो क्या है? इम्पॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे ये है कि जो नई गाइडलाइंस हैं उसके मुताबिक आप प्रेफर करते हो ट्रेलीप्रेसन को। तो अगर ट्रेलीप्रेसन ऑप्शन में आ जाए तो आपने वो चूज़ करनी है, वरना इस केस में तो IV ऑक्ट्रियोडाइड इज़ द राइट आंसर। ठीक है, अच्छा, ब्लीडिंग ड्यू टू पोर्टल हाइपरटेंशन। ठीक है, ये बेसिकली आपकी पोर्टोसिस्टेमिक एनास्टमोसिस होती है। अब आप ये देखें कि इसमें ब्लीडिंग ड्यू टू पोर्टल हाइपरटेंशन, ये बात हो रही है बेसिकली आपके
अपर जीआई ब्लीड की, वेरेसिस की बात हो रही है। तो ये आप देखें कि जो 5 साइड्स हैं उसमें जो लोअर थर्ड ऑफ इसोफेगस है वो ये बनता है, ठीक है, और ये है बाय लेफ्ट गैस्ट्रिक वेन। ये देखें आप, लेफ्ट गैस्ट्रिक वेन के थ्रू पोटो सिस्टेमिक एनास्टमोसिस है, ये शंट है, ठीक है। अच्छा, अब फैक्टर 7, 9, 10 इज डिस्टर्ब्ड, विच वाइटामिन इज डेफिशिएंट। देखिए ये तो आपको पता है, बहुत इजी है। वाइटामिन के जो है वो 4 फैक्टर्स को अफेक्ट करती है हमेशा। कौन कौन से? फैक्टर्स 2, 7, 9, 10। अगर इनका मसला होता है तो फिर वाइटामिन के का इशू है। Patient is having a fever for the last 1 month. Epithelioid cells in the sputum, chest X-ray shows diffuse nodular opacities. ठीक है, मतलब कि इसमें क्लियरली उसने बता दिया है कि फीवर फॉर लास्ट 1 मंथ, लॉन्ग टर्म फीवर है। एपिथेलियोइड सेल्स इन स्पूटम, मतलब कि अंदर भी ग्रैन्युलोमा हो सकता है, ठीक है। चेस्ट एक्सरे शोज डिफ्यूज नोडुलर ओपेसिटीज़, इतनी लॉन्ग टर्म डिजीज़ है, ठीक है, ग्रैन्युलोमा भी है और एक्सरे में भी डिफ्यूज नोडुलर ओपेसिटीज़ आपको मिल रही हैं। तो इस केस में आप जो हैं चूज़ करेंगे सीधा सीधा ट्यूबरकुलोसिस, ठीक है। तो ये थे आपके सारे के सारे 45 से 60 तक MCQs, मेडिसिन एंड एलाइड सितंबर 17, 2019 इवनिंग पेपर। इस केस में लेफ्ट गैस्ट्रिक था,